हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो लेसन चल रहा था वो है सेक्शन ए के अंतर्गत कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के संबंध में हमारा जो टॉपिक था वो है क्लासिकल स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल, अर्थात वर्ग और वर्ग संघर्ष। अर्थात वर्ग क्या होता है और वर्ग के जो मध्य है, वर्गों के जो मध्य जो संघर्ष है वो क्या है। तो सबसे पहले बात तो हमने वर्ग के बारे में बताई थी कि वर्ग व्यक्तियों के एक समूह है जिनकी एक जैसी स्थिति होती है, एक जैसा जीवन यापन करते हैं, एक जैसे साधन संपन्न होते हैं और एक जैसे खान पान, एक जैसा रहन सहन इत्यादि, अर्थात एक जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग के संज्ञा देते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग का आधार माना वो आर्थिक है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग कहते हैं। जबकि मैक्स वेबर ने वर्ग का जो आधार माना वो है परिस्थिति या बाजार स्थिति, अर्थात एक व्यक्ति के समाज में क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के आधार पर व्यक्तियों का एक जो समूह है वो वर्ग है। उसी के साथ साथ तो बाजार स्थिति या जीवन अवसर के बारे में बताया था कि एक व्यक्ति बाजार में जाकर किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग करता है, किस प्रकार की वस्तु खरीदता है। यदि वो अच्छी क्वालिटी, हाई लेवल अथवा महंगी वस्तु खरीदता है तो वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हुआ। और यदि वो व्यक्ति बाजार में जाकर के एक लोअर कैटेगरी या अच्छा सस्ती वस्तु खरीदता है तो वो निम्न वर्ग का हुआ। तो इस आधार पर उसने परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने। जबकि अब हम बात करते हैं कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। ये कार्ल मार्क्स ने बताया था कि एक तो उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, और एक बुजुर्ग वर्ग है या सर्वहारा वर्ग है, एक शोषक वर्ग है या शोषित वर्ग है, एक उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है। इनमें सबसे बड़ा जो मुख्य पॉइंट है जो वर्ग निर्धारित का हुआ है साधन संपन्न, कि जिन लोगों के पास साधन संपन्न है, उन लोगों की आय है, अच्छा जीवन यापन करते हैं, स्वामित्व है, वो समाज में उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग साधनहीन हैं, कमजोर हैं, वो सर्वहारा वर्ग करते हैं, जो श्रमिक वर्ग भी हम इसे कहते हैं, केवल श्रम पर आश्रित रहते हैं, अर्थात अपना श्रम बेच करके जीवन यापन करते हैं, वो लोग श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति श्रमिक वर्गों के व्यक्ति, अर्थात श्रमिक वर्ग के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो श्रमिक वर्ग कहलाता है, और उच्च वर्ग के अंतर्गत वो जो व्यक्ति आते हैं वो उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो ऑगस्टन थोरे ने, अर्थात वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ऑगस्टन थोरे ने। और ऑगस्टन थोरे से ही ये वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने ग्रहण की है। और कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्गों का उल्लेख किया है। एक तो है साधन संपन्न स्वामित्व का मालिक, जिसे हम कहते हैं उद्योग वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग या फिर शोषक वर्ग। और उसकी बिल्कुल दूसरा जो वर्ग है वो है साधनहीन वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, जो केवल श्रम करके अपने जीवन यापन करता है, वो है हमारे यहाँ पर श्रमिक वर्ग। अर्थात ये लोग साधनहीन होते हैं, जो अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं। साधनहीन के साथ साथ तो ये गरीब भी होते हैं, जिन पर किसी का कोई अधिकार नहीं, और वो लोगों की सेवा या मजदूर करके अपने जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पर आज तक के समस्त समाजों के इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने ये लाइन लिखी है, तो ये लाइन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र के अंतर्गत इस लाइन का उल्लेख किया है कि समाज में जितने भी युग रहे हैं, इतिहास के अंतर्गत जितने भी युग रहे हैं, उन सभी के मध्य दो वर्गों में संघर्ष रहा है, जो अपने हितों को लेकर। हमेशा उच्च वर्ग चाहता है कि मैं मजदूरों से अधिक तो काम करवाऊं और कम से कम मजदूरी दूं ताकि मुझे बचत हो। और श्रमिक वर्ग चाहता है कि मैं पूंजीपति का या फिर किसी मालिक का कम से कम काम करूं और अधिक से अधिक पैसे मजदूरी प्राप्त करूं। वो उनकी भावना इस प्रकार की रहती है। तो इन आपस में हितों को लेकर जो टकराट होता है, जो समय समय पर जो संघर्ष होता है, जो वाद विवाद होता है, जो तर्क वितर्क होता है, जो आंदोलन होते हैं, जो हड़तालें होती हैं,
इसको हम कहते हैं संघर्ष। अर्थात एक तरफ तो उच्च वर्ग जिसकी भावनाएं क्या रहती हैं कि मैं अधिक से अधिक मुनाफा करूं और कम से कम खर्च करूं, लोगों को, मजदूरों को कम से कम वेतन दूं, ये तो उच्च वर्ग की भावनाएं होती है। जबकि निम्न वर्ग चाहता है कि हम कम से कम काम करें और अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करें, मजदूरी प्राप्त करें, ये उन लोगों की भावनाएं होती है। तो दोनों के मध्य जुड़ाव है। इस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा है वर्ग और वर्ग संघर्ष। दो वर्ग हो गए, एक साधनहीन वर्ग और एक है साधन संपन्न वर्ग, एक स्वामित्व वर्ग, एक स्वामित्वहीन वर्ग, अर्थात दो वर्गों के मध्य जो संघर्ष रहा है उसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा। लेकिन अब बात आती है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत उन्होंने जो उल्लेख किया है कि आज तक का समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, वो कैसे? हम बात करते हैं कि अब तक के जितने भी युग गुजरे हैं और मार्क्स के अनुसार अब तक 5 युग आ चुके हैं, तो उन सभी के अंतर्गत वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसा कोई सा युग नहीं था जिसमें संघर्ष नहीं हुआ हो। तो इन्हीं बातों को हम पहले एक बार दोहराते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने समाज को 5 भागों में विभाजित किया। कई बार यहाँ पर प्रश्न आया है कि कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो 5 भागों में विभाजित किया है। हालांकि वर्णन की दृष्टि से केवल 4 युग ही आए हैं, 5वां युग नहीं आया। जहाँ हम उसकी आलोचना करते हैं कि साम्यवाद की उन्होंने घोषणा की या समाजवाद की उन्होंने जो घोषणा की वो आज तक नहीं आया। ये कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी असफल हुई। एक यहाँ पर आता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो पहला युग था वो आदिम युग था, प्राचीन युग था। इसमें जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकता भी सीमित थे, साधनहीन थे, सभी लोग मिल बांट कर खाते थे, मिलकर काम करते थे, इसलिए इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, व्यक्तिवाद भी नहीं था, सामूहिकता अधिक थी, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति नाम मात्र की थी, केवल आप भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था थी इस आदिम युग के अंतर्गत। इसलिए इस युग को कार्ल मार्क्स ने बताया है कि इस समाज के अंतर्गत वर्ग नहीं था, सभी लोग समान स्तर पर कार्य करते, सभी समान थे, किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं था। इसीलिए हम उसको कहते हैं आदिम साम्यवादी युग। तो इसमें वर्ग नहीं था, तो ये वर्गहीन समाज था। लेकिन दूसरा जो युग आया वो दास युग आया। आदिम युग के बाद में समय में कुछ परिवर्तन हुआ और समय में परिवर्तन के बाद में लोगों के मध्य भी कुछ असमानताएं आ गई और एक दूसरा युग का आरंभ हुआ जिसको हम कहते हैं दास युग। आदिम युग के बाद जो दूसरा युग आया वो दास युग आया और दास युग के अंतर्गत 2 वर्ग बन गए, एक बन गया स्वामी और एक बन गया दास। अर्थात कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने अपने कुछ अधिकार, कुछ विवेक के आधार पर समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, एक स्वामी और एक दास। स्वामी के समाज में उच्च स्थिति जो साधन संपन्न होता है, स्वामित्व वाला होता है, और दूसरा दास हो तो साधनहीन होता है। तो समाज में दास की निम्न स्थिति और स्वामी की उच्च स्थिति। यहाँ पर बिगोर ने या बॉटमोर ने दास को परिभाषित किया है कि दास वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है, और दास व्यक्ति हमेशा पूंजीपति या बड़े लोगों की निःशुल्क सेवा देता है, केवल अपना खाना और कुछ पहनना ही होता है, बाकी निःशुल्क जीवन भर तक उनका ही काम करता है या सेवाएं देता है। एक स्थान पर दास की तुलना पशु पक्षी या किसी जानवर या गधे से की गई है कि पूंजीपति लोगों के पास जितने अधिक दास हुआ करते उस व्यक्ति के समाज में उच्च स्थिति हुआ करती थी। अर्थात दास का मतलब आधुनिक युग के अंतर्गत हम अगर तुलना करें तो नौकर से है कि समाज के अंतर्गत आधुनिक युग के अंतर्गत समाज व्यक्ति के पास जितने नौकर हैं उस व्यक्ति के समाज में उच्च परिस्थिति होती है। किसी विशेष अवसर पर दासों को लड़ाया भी जाता था, पूंजीपति के द्वारा अगर दास मर भी जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। इस प्रकार से ये दासों के प्रति निर्दयता का व्यवहार करते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि आदिम युग तो ऐसा युग था जो वर्गहीन था, इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था, ऊंच नीच की भावना थी, संपत्ति भी नहीं थी, सभी लोग मिलकर काम करते थे और मिल बांट कर ही खाते थे। लेकिन दूसरा जो युग आया दास और दास युग, जो दास युग के अंतर्गत 2 वर्ग बन गए और एक तो वह था दास और दूसरा था दास का स्वामी। तो स्वामी की यहाँ पर उच्च स्थिति और दास की यहाँ पर निम्न स्थिति थी।
ठीक है। दोनों वर्ग बन गए, दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर थोड़ा बहुत संघर्ष भी रहा, जिसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। दास युग के बाद में दूसरा जो युग आया वो सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग, सामंतवादी युग में भी प्रकृति के आधार पर, समय परिवर्तन के आधार पर दो वर्ग बन गए, एक है सामंत और दूसरा अर्धदास किसान। यहाँ पर स्वामी की तरह सामंत भी समाज में उच्च वर्ग और साधन संपन्न स्वामित्व वाले थे, जबकि अर्धदास किसान इन सामंतों की बटाई, भूमि को बटाई कर करते थे। अपने वाला हिस्सा छोड़कर बाकी सारा हिस्सा जो भी फसल का था वो सामंतों के पास जमा भेज देते थे, पहुंचाते थे। इस प्रकार से समाज में इस युग के अंतर्गत भी दो वर्ग बन गए, एक सामंत और दूसरा अर्धदास किसान, अर्थात सामंत का कम नौकर। तो सामंत की समाज में उच्च स्थिति और अर्धदास किसान की समाज में निम्न स्थिति। इन दोनों वर्गों के मध्य फिर अपने हितों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर समय समय पर संघर्ष रहा, इसलिए ही कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। बाद में रहा पूंजीवादी युग आया, अर्थात सामंत युग के बाद में एक तीसरा जो युग आया था वो है सामंतवादी युग। चौथा जो युग है वो है पूंजीवादी युग। सामंत युग के बाद में जो चौथा युग आया वो है पूंजीवादी युग या आधुनिक युग या पूंजीपति युग। इसमें भी प्रकृति के आधार पर, समय परिवर्तन के आधार पर दो वर्ग बन गए, और दो वर्ग थे, एक तो है श्रमिक वर्ग और एक है पूंजीपति वर्ग। श्रमिक वर्ग वो है जो केवल श्रम पर आश्रित रहता है, अपना जीवन यापन श्रम बेच करके करता है, और पूंजीपति वो है जो उच्च वर्ग होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, जो फैक्ट्रियों के और कानून के मालिक होते हैं, वो हमारे समाज में उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों वर्गों में फिर अपने हितों को लेकर समय समय पर तालाबंदी, हड़ताल या आंदोलन इत्यादि होते रहे। आधुनिक युग के अंतर्गत जो भी हड़तालें हैं हमें देखने को मिलती हैं, तो वे श्रम की कुछ समस्याएं होती हैं, जिनके आधार पर समय समय अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, मंडियां वगैरह या अन्य किसी को बाजार बंद करते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनका जीवन यापन उचित तरीके से हो सके। इस बात को लेकर वो समय समय पर हड़ताल वगैरह, आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। तो इसी बात को कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नाम दिया है कि इस युग में भी कम या अधिक मात्रा में संघर्ष जरूर देखने को मिलता है दोनों वर्गों के मध्य। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दो ही वर्गों को उल्लेख किया अपने हिसाब से। तो एक तो सर्वहारा वर्ग जो लगभग सभी जगह मिलता है वो है श्रमिक वर्ग, और दूसरा है बुजुर्ग वर्ग जो साधन संपन्न स्वामित्व वाला वर्ग। अब वो बात आती है शोषक वर्ग या शोषित वर्ग, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग, ये समान है। लेकिन आगे चार युगों के बाद, पहला आदिम युग जो वर्गहीन समाज था, दूसरा है दास युग जिसमें दो वर्ग बन गए, दास और उसका स्वामी, इन दोनों के मध्य संघर्ष। तीसरा युग आया सामंतवादी युग, सामंत और अर्धदास किसान, इन दोनों के मध्य फिर संघर्ष रहा। और उसके बाद में चौथा जो युग आया वो पूंजीवादी युग आया, जो सर्वहारा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग था। इन दोनों वर्गों में फिर अपने हितों को लेकर संघर्ष रहा, जिस कार्ल मार्क्स ने जिसे वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। और पांचवा जो युग आया वो समाजवादी युग आएगा। और कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि इस तरह से प्रकृति चक्र की भांति चलती है, और नियम पूर्वक अगर इस तरह से चलती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वर्गहीन समाज आएगा जो समाजवाद कहलाएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स की यहाँ पर जो भविष्यवाणी थी वो असफल सिद्ध हुई, वो आज तक नहीं आया। तो जब भी हम आपको आलोचना करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने अपनी कुछ कमियाँ छोड़ी हैं। अन्य विचारे उन कमियों को यहाँ पर आलोचनाएं कहते हैं, जो ये निम्न प्रकार से होंगी। तो अब हम बात करते हैं आलोचनाओं की, जो कि अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको इस बात में चर्चाएं करते हैं कि समाज में कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बतलाए थे, जबकि अन्य विचारक इस बात से सहमत नहीं है, वो तीन वर्ग बतलाते हैं। हाँ, बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्ग बतलाए थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, या एक सर्वहारा वर्ग, एक बुजुर्ग वर्ग। लेकिन अन्य विचारक इस वर्गीकरण से सहमत नहीं है कि समाज में तीन वर्ग और हैं। वो तीसरा जो वर्ग आलोचकों ने जो निकाला है वो है मध्यम वर्ग। अर्थात एक तरफ तो मार्क्स बतलाता है कि साधन संपन्न वर्ग, और दूसरा है साधनहीन वर्ग।
तो इन दोनों के मध्य एक तीसरा वर्ग और है जिसमें वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर इत्यादि लोग, व्यापारी लोग आते हैं। अर्थ मध्यम वर्ग जिसे हम कहते हैं। कार्ल मार्क्स इस मध्यम वर्ग को भूल गए, अर्थात अपने सिद्धांत के अंतर्गत मध्यम वर्ग को भूल गए। इसी बात को हम बाद में करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि विभिन्न युग के गुजरने के बाद में एक चौथा पांचवा युग और आएगा, अर्थात तो दास युग और आदिम युग, सामंतवाद और पूंजीवाद युग के बाद में एक चौथा युग आएगा जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की थी, जो कि ये भी गलत सिद्ध हुई कि आज तक किसी भी समाज में साम्यवाद नहीं आया, समानता नहीं आई और अधिक असमानता देखने को ही मिलती है। ये दूसरी आलोचनाएं हैं। अर्थात पहली आलोचना थी कि समाज में कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बतलाए, जबकि ये नजरिया गलत है। समाज में तीन वर्ग हैं, वो तीसरा वर्ग है, वो मध्यम वर्ग है। दूसरी आलोचना है कि कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत भविष्यवाणी की ही, जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुई, वो आज तक युद्ध समाज में नहीं आया, समाजवादी। ये भी असफलता ही। अगली बात है कि कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया का मजदूर तुम एक हो जाओ और तुम क्रांति कर दो और समाज में ये जो वर्ग है वो समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा से एक नई रचना होगी। यह भी बात असफल हुई। कहने का मतलब है कि श्रमिक वर्ग कभी भी संगठित नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं होती। हमेशा क्रांति के जो झंडा लेकर चलते हैं वो पूंजीपति लोग ही चलते हैं, बाकी जनता तो सारी पीछे पीछे चलती है। तो श्रमिक वर्ग की इतनी औकात नहीं होती कि वो सभी मिलकर के क्रांति कर दें और इन पूंजीपतियों को उखाड़ कर फेंक दें। ये भी बात कार्ल मार्क्स की असत्य सिद्ध हुई। बाद में यह है कि कार्ल मार्क्स ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि जिन देशों ने क्रांति की है उनमें परिवर्तन आया है। कम या अधिक मात्रा में सभी देशों ने क्रांति की है, लेकिन जितना पाश्चात्य देशों के अंतर्गत क्रांति परिवर्तन हुआ है उसमें अन्य किसी देशों के अंतर्गत नहीं हुआ। अगला है कि जो वर्गीकरण किया था वो स्पष्ट नहीं था, उसमें कुछ भ्रांतियां हैं कि आदिम युग, साम्यवादी युग क्या है, इसको भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अगली बात के बारे में हम जब बात करते हैं कि दोनों वर्गों में संघर्ष होने से समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जबकि समाज में इन दोनों वर्गों में आंदोलन से आज तक समाज में कोई परिवर्तन का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने नहीं किया कि समाज में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मजदूर कभी क्रांति करते नहीं, ना ही मजदूर संगठित होते हैं। तो इस बात का उल्लेख हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे।